नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों अभी कल मैंने CHS के क्लास 6 के लिए हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया था और वहां पर हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे। तो वहां पर लोगों को कमेंट आया कि सर 9th और 11th वाले के लिए भी बनाइए। तो आज कुछ अच्छे प्रश्नों का संकलन करके मैंने क्लास 9th और 11th वालों के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पर लॉन्च करने चल रहा हूँ और हिंदी में इसमें हम उपयोगी कुछ प्रश्न करने वाले हैं और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को कर लेंगे लाइक और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा। आंसू, आंसुएं, आंसुओं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, जो नहीं याद है उसको लिख कर याद कर लेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि आपका आंसू का बहुवचन हो जाता है आंसुओं। क्या हो जाता है आपका? आंसू हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। जो अव्यय होते हैं दोस्तों उसके कितने भेद होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि आपके संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद और अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। उन 4 भेदों कौन कौन से हैं दोस्तों? उन 4 भेद में एक है आपका क्रिया विशेषण, एक है संबंध बोधक, एक है समुच्चय बोधक और एक होता है विस्मयादि बोधक। तो ये किसके हैं दोस्तों? ये अव्यय के 4 भेद हैं। तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 के कौन कौन से नाम है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार से याद होना चाहिए कि आपके संज्ञा पूछे तो 5 भेद, अगर सर्वनाम पूछता तो 6 भेद। इस अब याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना का पर्यायवाची शब्द होगा। जो सेना है दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आपसे पूछ रहा है वृक्ष, पुष्प, अनीक या फिर अरि। तो सेना का आपका क्या होगा? सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना चाहिए कि सेना का आपका पर्यायवाची शब्द होता है अनीक। क्या होता है? अनीक। दोस्तों हमारी पर्यायवाची संबंध स्पेशल वीडियो आपके आते रहते हैं और इसके एक वीडियो आ चुका है और एक वीडियो आज या कल में आपको अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ पर दोस्तों आपका पर्यायवाची महत्वपूर्ण शब्द को कराया जा रहा है। तो जाकर इस सेशन को आपको देखिए और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द से हर बार परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सेना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनीक हो जाएगा। इस प्रकार से अभी आप समझ सकते हैं कि वृक्ष तो होगा नहीं, क्योंकि वृक्ष तो दूसरा ही होता है। पुष्प मतलब फूल होता है, ये भी नहीं होगा। और अरि मतलब होता है शत्रु, ये भी नहीं होगा। तो बच्चा अनीक, तो सेना का पर्यायवाची अनीक हो जाएगा। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं और सीधे सीधे भी इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अनिल, अनिल और अनल में दोस्तों बहुत ही अंतर होता है। अनल और अनिल में दोस्तों अनल मतलब होता है आपका आग, अग्नि, अनल, पावक, कृष्णाणु, वायु, वायु सखा। इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों कि ये आग का पर्यायवाची होता है। लेकिन अनिल किसका पर्यायवाची होता है? तो अनिल आपके पवन का पर्यायवाची होता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। समीर, पवन, हवा, अनिल, इस प्रकार से ये आपके किसके होते हैं दोस्तों? ये इसके पर्यायवाची होते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप क्या होना चाहिए? बहुत याद होना चाहिए और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों धरती का पर्यायवाची क्या होगा? चंचला, बिल्कुल नहीं चंचला तो बिजली का होता है। विपुला, सरसी या फिर अचला। तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पर्यायवाची वाला शब्द का जो आपका स्पेशल आपका वीडियो है जाकर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिखा रहेगा हिंदी के संपूर्ण वीडियो की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको पर्यायवाची वाला शब्द मिल जाएगा। हिंदी के हमारे कई सारे वीडियो भी तक आपके अपलोड हो चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए डालता रहता हूं। तो दोस्तों धरती का पर्यायवाची शब्द होता है आपका अचला। क्या होता है? अचला। हिंदी की दोस्तों बात करूं तो क्लास 6 के लिए मैं कल ही वीडियो डाला था, वहाँ पर महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन कराए थे। आप भी देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में भी हैं। तो उसको 20 क्वेश्चन वहाँ पर कराए थे। तो वहाँ पर कमेंट रहा था 9th और 11th वालों के लिए कराइए। तो 9th और 11th वालों के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ और यहाँ पर जो क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लेवल के हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे और अगर कोई भी टॉपिक पर आपको कोई संशय हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप इस चैप्टर में दिक्कत है, मैं उस चैप्टर का क्वेश्चन आपको या फिर आपको आपकी थ्योरी वाइज आपको करा दूंगा, जिससे आपकी कोई दिक्कत ना रह जाए। आपके साथ दोनों एग्जाम तक चैनल खड़ा हुआ है। कोई भी दिक्कत, कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट करके, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपना प्रोवाइड कर दिया है 8574560837। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमसे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि 8574560837। तो इस प्रकार से हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। कोई भी दिक्कत हो तो आकर आप देख सकते हैं। देखिए धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धरती का पर्यायवाची शब्द आपको बता दिए अचला होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चंचला किसका होता है दोस्तों? ये आपके किसका होता है? बिजली का होता है, याद रखिएगा। देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? आकाश का व्योम, अंबक, नभ या फिर अनंत। यहाँ पर पूछ रहा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, क्योंकि व्योम भी आकाश का पर्यायवाची है, नभ भी आकाश का पर्यायवाची, अनंत भी आपके आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन अंबक नहीं है। अंबक आपका नहीं है, तो आपका भी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आकाश के पर्यायवाची तो आप लोगों को पता होगा, आकाश का पर्यायवाची व्योम भी होता है, नभ भी होता है, अनंत भी होता है और बहुत सारे आपके आकाश के पर्यायवाची नभ तो आपको पता ही है, अंबर भी होता है। देखिए आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आम का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत फल बिल्कुल सही होता है, आम्र भी होता है और रसाल भी होता है। पिक दोस्तों मुझे लगता है पिक जो है ये आपका आम का पर्यायवाची नहीं होगा। पिक जो है आपका आम का पर्यायवाची नहीं होगा। डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा कि आपका ये आपका आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गमन का विलोम शब्द है। गमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो गमन का विलोम शब्द क्या होगा? जाना, उतरना, आगमन या फिर चढ़ना। तो जाना का आपके गमन का आपका विलोम क्या होगा दोस्तों? गमन का। तो गमन का दोस्तों विलोम हो जाता है आगमन। आप लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। उतरना का तो चढ़ना हो जाता है इस प्रकार से।
और जाना का आना हो जाता है, गमन का आगमन। देखिए मौन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, मौन। मौन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, मौन का विलोम मुखर, मौखिक, मयंक या फिर विकार। तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों ये। और इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन ए मुखर। मौन मतलब जो बोले ना, मुखर मतलब जो बोलता हो, तो मौन का विलोम हो जाएगा मुखर। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परोक्ष का विलोम शब्द बताइए। दोस्तों परोक्ष का विलोम क्या होता है आपका, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है दोस्तों। एक शब्द में, एक वीडियो में कराया था 500 शब्द एक ही वीडियो में, वहाँ पर अनेक शब्दों के एक शब्द थे। तो अगर वो वाला वीडियो 3 आवर्स का है, अगर आप देख लेंगे 3 आवर्स का वीडियो है, अगर 3 बार करके एक घंटा देख लेंगे तो 500 अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके पर्यायवाची भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे, विलोम भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके एक अनेक शब्दों के एक शब्द ही कंप्लीट हो जाएंगे। एक ही वीडियो से मैंने बहुत सारे आपके कंप्लीट वहाँ पर करा दिए हैं। तो जाकर देख लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आपके वहाँ पर बताया था कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो, क्या हो दोस्तों, जो आंखों के सामने हो। और परोक्ष मतलब जो दोस्तों आंखों के सामने ना हो, तो इसी प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्थूल का दोस्तों, स्थूल का आपका जंगम हो जाता है, स्थूल का आपका जंगम विलोम हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा। अपरोक्ष दोस्तों किसी प्रकार से आपका नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान जो हिंदी है इसका प्रचलित रूप क्या है आपका दोस्तों, खड़ी बोली। आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पर वर्तमान जो हमारी हिंदी बोली है इसका प्रचलित रूप का खड़ी बोली ही तो है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए दोस्तों। आपके जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने हिंदू को 5 उपभाषा में और 17 बोलियों में बांटा था। और कौन सी उपभाषा से कौन सी बोली निकली, ये बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर बात करेंगे दोस्तों खड़ी बोली की, तो ये पश्चिमी हिंदी से विकसित है। अवधी की बात करेंगे तो पूर्वी हिंदी से विकसित है। ब्रजभाषा की बात करेंगे तो ये भी आपके पश्चिमी हिंदी से विकसित है। और देवनागरी यहाँ पर दोस्तों की लिपि हो जाती है। देवनागरी तो आपकी हिंदी की लिपि है। और हिंदी के अलावा दोस्तों, हिंदी के अलावा संस्कृत की भी लिपि आपकी देवनागरी है। और इंपॉर्टेंट बात है कि नेपाल जो होता है, नेपाली जो होता है, नेपाली भाषा, उसकी भी लिपि आपकी देवनागरी ही है। पूछा जाता है कि आपकी हिंदी की संस्कृत के अलावा किसकी लिपि आपकी देवनागरी ही है, तो नेपाली की भी, याद रखिएगा। पंजाबी की आपकी गुरुमुखी लिपि होती है, अंग्रेजी की आपकी रोमन लिपि होती है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, जो बघेली उपभाषा है इसका संबंध किस उपभाषा है। तो याद रखें दोस्तों, जो पूर्वी हिंदी होती है इसके अंतर्गत तीन बोलियाँ आती हैं। एक तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया यहाँ पर, एक तो मैंने आपको यहाँ पर अवधी ही बता दिया, तो अवधी भी पूर्व हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी भी इसी के अंतर्गत आती है। और उसमें बघेली भी आपको यहाँ पर समझ गए कि बघेली भी इसी के अंतर्गत आती है। और दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ी होती है, छत्तीसगढ़ी जो होती है ये भी दोस्तों इसी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं। अब 3 बोलियाँ आती हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी और आपका अवधी। तो आपका बघेली किस संबंध से, किस उपभाषा से, तो का पूर्वी हिंदी से। राजस्थानी की बात करें तो इसके अंतर्गत 4 उपभाषाएं आती हैं। बिहारी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत 3 उपभाषा आते हैं, मगही, और उसके बाद मैथिली, उसके बाद आपका भोजपुरी। और पश्चिम हिंदी की बात करें तो इसके अंतर्गत कुल 5 उपभाषाएं आती हैं, खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और हरियाणवी, इसे मांगरू भी कहते हैं। तो इस सब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए उसमें आपको बताता हूँ कि मैंने जेल वार्डर और फायरमैन संबंधित आपकी 2 वीडियो ली थी, वर्णमाला स्पेशल, और दोनों वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर देख लीजिएगा। वो जेल वार्डर फायरमैन के लिए है, लेकिन आपके लेवल के भी वहाँ पर क्वेश्चन है। आपके पेपर में भी मैंने जब एनालिसिस किया देखा तो उसी प्रकार क्वेश्चन आपके परीक्षा पूछे थे। तो वर्णमाला स्पेशल वहाँ पर कुल सारे क्वेश्चन वर्णमाला के ही हैं। तो वर्णमाला के 2 वीडियो हैं मात्र, और 2 वीडियो में आपके अधिक से अधिक बहुत ही अधिक क्वेश्चन आपके कराए गए हैं और फुल डिटेल में। तो जाकर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। देखिए वहाँ पर मैंने आपको बताया कि हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो होता है स्वर, जिसका उच्चारण आपका बिल्कुल स्वतंत्र होता है, और एक होता है आपका व्यंजन, जिसका उच्चारण आपके स्वर की सहायता से होता है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं, वर्ण इनकी कितने होते हैं, तो ये आपके 52 होते हैं। और यही वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन में, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, तो स्वर दोस्तों आपके 11 होते हैं, या फिर कुल में जोड़ा जाए तो 13 हो जाते हैं। 13 किस प्रकार से हो जाते हैं, अंग और आपको जो अयोगा है उसको भी जोड़ लिया जाता है। और व्यंजन कितने दोस्तों को 39 होते हैं, 39 होते हैं, जिसमें 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके। 2 दोस्तों आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, 4 दोस्तों आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो 25, 2, 27, 4, 31, 31, 4, 35, 4, 39, इस प्रकार से ये 39 बन जाते हैं। और 39 और 13 जोड़कर आपको 52 बन जाते हैं, जो कुल वर्णों की संख्या है। तो आपसे यहाँ पर व्यंजन की संख्या पूछ रहा है, और पारंपरिक रूप से व्यंजनों की संख्या आपकी 33 ही होती है, क्योंकि उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन भी नहीं जोड़े जाते हैं और उसमें संयुक्त व्यंजन भी नहीं जोड़े जाते हैं। तो 25, 4, 29, 4, 33 होती है। अगर इस प्रकार से पूछे कि व्यंजन संख्या कितनी है, तो आपको 33 सही टिक लगाना है। अगर कुल पूछे तो 39 पर सही टिक लगाना है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 39 कहीं विकल्प में नहीं है, तो हम लोगों ने 33 पर सही टिक लगा दिया। देखिए निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि आ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन इया जो है एक प्रकार का ये व्यंजन है। और टा वर्ग का आपका 5वां वर्ण है, नासिक के व्यंजन है 5वां वर्ण। देखिए
यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे आ की, तो ये दोस्तों आपका हस्व स्वर है, ये आप जान लीजिए कौन सा स्वर है। ये आपका हस्व स्वर है जो आपके जिसका आपका जीवा के आधार पर ये मध्यम में होता है आपका। और ऊ की बात करेंगे, ऊ की बात करेंगे दोस्तों, ये प्रकार के संयुक्त स्वर है। और आ दोस्तों नहीं, ऊ भी दोस्तों, ऊ भी आपका एक प्रकार का हस्व स्वर ही है। और ए की बात करेंगे तो ये आपका एक संयुक्त स्वर है, और आ और ई की मिलने से बना है एक प्रकार का दीर्घ स्वर है। तो ये सब बातें आपको बिल्कुल पता ही होनी चाहिए। देखिए साखी जो है, साखी इसके रचयिता हैं रसखान, बिल्कुल नहीं, रसखान तो प्रेम वाटिका लिखे हैं। सूरदास, सूरदास ने क्योंकि किया है सूरसागर, जो 10 खंडों में विभाजित है, 10 खंडों में विभाजित कौन सी रचना है आपका, सूरसागर। कबीरदास की बात करें तो इन्होंने ही साखी सबद रबैनी, साखी सबद रबैनी लिखिए। जैसे धर्मपाल आपके धर्मदास ने आपके इन्हें क्या किया है, इन्हें संकलित किया है, क्योंकि कबीरदास तो लिख तो पाते नहीं थे, बोलते थे, और उसको धर्मदास जी ने आपको संकलित किया है। तो साखी सबद रबैनी के रचनाकार पूछे तो कबीरदास पर सही ठिकाना है, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। और रहीम ने आपके बहुत सारे दोहे लिखे हैं जो आप लोगों ने सुने भी होंगे, पढ़े हुए होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन की भ्रमर गीत के रचयिता हैं दोस्तों, मैंने आपको जो बताया कि आपके जो आपके सूरदास साहब हैं, इन्होंने आपके क्या लिखा है, सूरदास साहब के जो आपके सूरसागर नामक एक ग्रंथ है उसके 10 खंड हैं, उसमें आपका 10वां खंड जो है दोस्तों आपको भ्रमर गीत का है, भ्रमर गीत का ही है, भ्रमर गीत का भी है। और इसी भ्रमर गीत में दोस्तों आपके जो आपके कृष्ण भगवान थे और राधा थे, जो इनका विचरण वाली जो बात है वो यहाँ पर लिखी गई है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि भ्रमर गीत जो है आपका दोस्तों ये सूरदास की रचना हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक प्रवर्तक का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों जो आपके आधुनिक जो आपका आधुनिक होता है, आपकी आधुनिक हिंदी, उसमें आपको कई सारे भागों में बांट देते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ भारतेंद्र युग बांटते हैं, फिर द्वितीय युग, फिर दोस्तों आपका छायावाद युग आता है, फिर आपका प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, फिर आपकी नई कविताएं आ जाती हैं, इस प्रकार से बांटते हैं। तो उसमें जो प्रयोगवाद है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपके अज्ञेय साहब माने जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जुबान पर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अज्ञेय साहब को दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार के लिए आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, किसके लिए, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इनकी एक पुस्तक है, इसके लिए इन्हें आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। पूछ ले कि कितनी नाम कितनी बार किसने लिखा, तो कि अज्ञेय साहब ने ही लिखा है, और ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों निराला की दोस्तों आपको याद रखिए कि जूही की कली आपके निराला जी की रचनाएं हैं। और पिछली बार पूछ लिया था ये क्वेश्चन कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ मेरे मन में मृदुल बसंत, एक क्लास 9th का एक क्वेश्चन था। इसको दोस्तों आपकी ध्वनि ये पाठ है आपके क्लास 8th में, वहाँ पर एक आपका यही ध्वनि आपका चैप्टर है, वहीं ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो निराला की रचना याद रखेंगे। पंत की बात करेंगे तो आपके ये पंत जो है इन्हें प्रकृति का सुकुमार का भी कहा जाता है पंत जी को, और सुमित्रानंदन पंत इनका पूरा नाम है। और इनकी रचना भी बहुत सारी है, जैसे चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और उसमें उत्तरा भी इन्होंने लिखा है। ऐसी का आपकी रचनाएं आपके पंत साहब की हैं। और जयशंकर प्रसाद की भी कई सारी रचनाएं आप जानते होंगे, जिसमें आपके लहर, आंसू, कामायनी, तो इस प्रकार की रचनाएं आपकी किसी हैं, जयशंकर प्रसाद जी की। तो ऐसी रचनाएं आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। चलो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि फणेश्वरनाथ रेणु, यहाँ पर कितना फणेश्वरनाथ रेणु किसके लेखक हैं, गबन के, गोदान के, बिल्कुल नहीं, गबन गोदान के तो नहीं है ये लोग, क्योंकि गबन और गोदान दोनों के आपके मुंशी प्रेमचंद साहब हैं। गीतांजलि भी है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं। मैला आंचल की बात करें तो फणेश्वरनाथ रेणु इसके आपके लेखक हैं, मैला आंचल के। और फणेश्वरनाथ रेणु एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, तो इसको याद रखने लगे फणेश्वरनाथ रेणु किसके लेखक हैं, तो मैला आंचल के फणेश्वरनाथ रेणु साहब इनके रचनाकार हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों लगभग हमारा 13 मिनट हो चुका है, और ये हमारा 15 मिनट का सेशन रहने वाला है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन का आंसर मैं और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, ये समय चाहता हूँ। देखिए यद्यप की बात करेंगे तो यद्यप में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, गुण संधि, अयात संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि। तो आपको पता नहीं चाहिए कि आपकी संधियां कुल कितने, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और संधियां कुल 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, वेद संधि। स्वर संधि की बात करेंगे तो इसके कुल 5 भेद होते हैं आपके, कौन कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, आपकी वृद्ध संधि, अयात संधि, यण संधि। तो उसमें यद्यप की बात करें तो ये यण संधि का उदाहरण है। और मैंने आपको कई बार बताया कि यण संधि क्या होती है, अगर दोस्तों आपके ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो यह बन जाता है और आने वाले स्वर का मात्रा ले लेता है। अगर दोस्तों उ और उ के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो वह हो जाता है और आने वाले स्वर का मात्रा लेता है। और इसी प्रकार से री के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो आधा रा हो जाता है। ठीक है, ये सब बातें बता दी गई हैं। तो यद्यप में दोस्तों इसका संधि विच्छेद होता है यदि धन अपि। क्या होता है दोस्तों आपको, यदि धन अपि। दोस्तों ई के बाद जब आ आया तो ये या बन गया, और ये द दोस्तों आपका आधा हो जाता है, द और यह मिलकर आपके यद्यप बन गए, और यह पीछे वाला पी आ गया। तो इस प्रकार से यद्यप बन गया, ये आपकी यण संधि का उदाहरण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि संधियां क्या होती हैं, और अयात संधि क्या होती है, दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, और आपकी यण संधि क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे।
ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है और मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए आराम से और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपका इसका आंसर क्या होगा। और 9th और 11th वालों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आपके किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर बता दीजिएगा। जो इस चैनल पर नए हैं उनको नहीं पता होगा तो आप लोग जान लीजिए कि हमारे स्वतंत्रता दिवस स्पेशल क्लास में मैंने हिंदी की 2 मैराथन क्लासें ली थी और लगभग 150 क्वेश्चन आपको 2 वीडियो के माध्यम से करा दिए थे। तो जाकर कि ये पूरा कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा था आपका हिंदी का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराए थे। तो जाकर ये क्वेश्चन सेशन कर लीजिए। और हमारे यहाँ पर दोस्तों टाइम टेबल से आपके सुबह 8 बजे सोमवार और मंगलवार को आपके जीके जीएस की क्लास चलती है, फिर बुधवार को साइंस की क्लास, और आज ही बुधवार को आपकी साइंस वाली क्लास कंप्लीट हुई है। फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार को जीके जीएस वाली क्लास, फिर शनिवार रविवार को आपको साइंस वाली क्लास आती है। तो सुबह 8 बजे सारी क्लास चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलती है। तो आकर इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और बहुत ही फायदा होने वाला है आप लोगों को ये क्लास ज्वाइन करने से। तो इस प्रकार से क्लासें हमारे यहाँ पर चलती रहती हैं। ये बातें आपको पता है। क्लास 6 के लिए कल हिंदी का वीडियो बनाया था, जो भी देखना चाहता है जाकर देख लीजिएगा। क्लास 9 वालों के लिए भी दोस्तों भी कल या परसों में मैं आपको जीके जीएस वाला ये सेशन भी लाने वाला हूँ। जिस प्रकार से आपको हिंदी के क्वेश्चन कराए इसी प्रकार से जीके जीएस के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, इस बात से निश्चिंत रहिएगा। और साइंस वाली बैच भी हमारे यहाँ चलती है। और उसमें याद रखेंगे कि CHS का एग्जाम कब होगा, इसका भी हाल ही मैंने वीडियो बनाया कि CHS का एग्जाम कब होगा, इसके एग्जाम की डेट क्या होगी। तो जाकर देख लीजिएगा। जिसको भी डाउट है कि एग्जाम कब होगा तो मैंने विस्तारपूर्वक चर्चा आपको बता दी है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हिंदी के एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये सेशन भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान तक। धन्यवाद।